आइए आज एक ऐसे ब्रांड की कहानी में उतरते हैं जिसने एक समय मोबाइल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। स्टाइल, इनोवेशन और एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम, सोनी एरिक्सन। लेकिन साल 2012 आते आते ये आइकॉनिक नाम खामोशी से गायब हो गया। तो चलिए इस शानदार ब्रांड के उसी खामोश अंत का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनोवेशन का प्रतीक रहा एक ब्रांड अचानक गायब कैसे हो गया। अक्सर बड़ी कंपनियां खराब प्रोडक्ट्स, किसी भारी स्कैंडल या दिवालिया होने की वजह से डूबती हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके फोन्स बेहतरीन थे और शुरुआत में मार्केट में पकड़ भी एकदम मजबूत थी। तो फिर असल कातिल कौन था? सच बात तो ये है कि इन्हें एप्पल या नोकिया जैसे बड़े दिग्गजों ने तबाह नहीं किया था, बल्कि ये अपने ही 50-50 पार्टनरशिप के जाल में उलझ कर रह गए। जी हाँ, जिस जॉइंट वेंचर ने इन्हें बनाया था, वही स्ट्रक्चर इनका सबसे बड़ा और अदृश्य हत्यारा साबित हुआ। पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दो दिग्गज और दो बिल्कुल अलग दुनिया। दरअसल ये एक बहुत बड़ा कल्चर क्लैश था। एक तरफ थी जापान की सोनी, जिनका पूरा फोकस डिजाइन, एंटरटेनमेंट और एक प्रीमियम कंज्यूमर एक्सपीरियंस बनाने पर था। उनका डीएनए टेक्नोलॉजी को एक इमोशन में बदलना था। और दूसरी तरफ थी स्वीडन की एरिक्सन, जिनकी जड़ें टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में थीं। इनका पूरा जोर इंजीनियरिंग, नेटवर्क और स्टेबिलिटी पर था। यानी एक पर्दे के सामने चमकना जानता था और दूसरा पर्दे के पीछे रहकर काम करने में माहिर था। इनके सफर पर एक नजर डालें तो 1876 में एरिक्सन की स्थापना हुई और 1946 में सोनी आई। दोनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। और फिर आया साल 2001, जब इनका ये 50-50 जॉइंट वेंचर बना। उस वक्त नोकिया बाजार का निर्विवाद लीडर था और इस पार्टनरशिप का सीधा लक्ष्य अपनी अपनी ताकतों को मिलाकर नोकिया को सीधी टक्कर देना था। कागज पर यह आइडिया बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। और फिर शुरू हुआ दूसरा हिस्सा, यानी इनका सुनहरा दौर, 2003 से लेकर 2007 तक। इस दौर में सोनी एरिक्सन के फोन सिर्फ कॉलिंग के लिए नहीं थे, ये एक लाइफस्टाइल बन चुके थे। वॉकमैन और साइबर शॉट सीरीज ने मोबाइल इंडस्ट्री की दुनिया ही बदल दी। उस वक्त लोग MP3 प्लेयर अलग से खरीदते थे, लेकिन इन्होंने फोन में ही शानदार म्यूजिक क्वालिटी और डेडिकेटेड म्यूजिक बटन दे दिए। K750i, W800 और बाद में W995 जैसे मॉडल्स को ही ले लीजिए। असली कैमरा बटन और बेहतरीन सेंसर्स के साथ ये फोन्स युवाओं के बीच गजब के पॉपुलर हुए। कॉलेज कैंपस में तो एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल बन चुके थे। लेकिन हर कामयाबी की एक कीमत होती है। चलिए तीसरे हिस्से पर आते हैं, अदृश्य लकवा, यानी द इनविजिबल पैरालिसिस। शुरुआती सफलता और जबरदस्त सेल्स ने इस ब्रांड की एक बुनियादी और बहुत बड़ी कमजोरी को पूरी तरह छिपा दिया था, और वो कमजोरी थी नंबर 50 पार्टनरशिप का। सीधा सा मतलब था कि कंपनी में कोई एक सिंगल लीडर था ही नहीं जो आखिरी फैसला ले सके। ना कोई बॉस, ना कोई जूनियर। हर बड़े डिसीजन के लिए दोनों कंपनियों की रजामंदी जरूरी थी। जब तक सब ठीक चल रहा था कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जैसे ही मार्केट का ट्रेंड बदला, ये स्ट्रक्चर कंपनी के गले की फांस बन गया। कंपनी के अंदर तो जैसे ये एक उसूल सा बन गया था कि एक गलत डिसीजन लेट डिसीजन से ज्यादा खतरनाक है। सोनी को हर चीज में परफेक्शन चाहिए था ताकि उनके प्रीमियम ब्रांड पर कोई दाग ना लगे। वहीं एरिक्सन को हर नया प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और ऑपरेटर अप्रूवल की कसौटी पर परखना होता था। नतीजा, फैसले लेने की मेज पर ही महीनों बीत जाते थे, और जब तक दोनों किसी एक बात पर राजी होते, मार्केट बहुत आगे निकल चुका होता था। अब आता है चौथा हिस्सा, 2007 का भूकंप। वो साल जिसने पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। एप्पल का आईफोन लॉन्च हो चुका था और गूगल का एंड्रॉयड तेजी से अपने पैर फंसा रहा था। ये एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन क्रांति थी, जहां गेम हार्डवेयर से शिफ्ट होकर पूरी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप इकोसिस्टम पर आ गया था। लेकिन सोनी एरिक्सन के दोनों हिस्सों के लक्ष्य बिल्कुल अलग थे। सोनी चाहता था कि वो एंड्रॉयड को कंट्रोल करे और अपनी ब्रांड वैल्यू बचाए रखे, जबकि एरिक्सन का पूरा जोर नए फोन्स को नेटवर्क के साथ अलाइन करने पर था। इसी भारी कंफ्यूजन में ये ब्रांड सिम्बियन और अपने पुराने कस्टम यूआई पर अटका रहा, जबकि बाकी दुनिया स्मूथ और तेज एक्सपीरियंस देने वाले इकोसिस्टम की तरफ दौड़ पड़ी। इस पूरी स्थिति का नतीजा ये हुआ कि इनका अनुमानित और सुरक्षित रवैया ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। एक तरफ सैमसंग जैसी कंपनियों ने एंड्रॉयड को लपक लिया और आक्रामक मार्केटिंग करते हुए हर प्राइस रेंज में फोन उतारकर मार्केट पर कब्जा कर लिया, और दूसरी तरफ सोनी एरिक्सन अपनी प्रीमियम इमेज और सीमित इनोवेशन के बीच बुरी तरह फंस कर रह गया। कंपनी के पास कोई स्पष्ट विजन ही नहीं बचा था कि वो म्यूजिक फोन पर फोकस करें, कैमरा पर, या फिर स्मार्टफोन की नई दुनिया में पूरी तरह उतर जाएं।
और टेक इंडस्ट्री में बीच में अटके रहना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, धीरे धीरे खत्म होना, एक खामोश अंत। 2011 आते आते हालात इतने खराब हो गए कि एरिक्सन को एहसास हो गया कि ये तेज़ रफ्तार वाली कंज्यूमर रेस उनके कोर नेटवर्क बिजनेस के लिए हद से ज़्यादा रिस्की है। इसलिए उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। ये कोई ड्रामा या इमोशनल ब्रेकअप नहीं था, बस एक सीधा कॉर्पोरेट डिसीजन। सोनी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लिया और 2012 में बिना किसी शोर शराबे या प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसे चुपचाप सोनी मोबाइल के रूप में रीब्रांड कर दिया। हालांकि बाद में सोनी ने एक्सपीरियंस सीरीज लॉन्च की, लेकिन वो पहले वाला सुनहरा दौर फिर कभी वापस नहीं आ सका। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? टेक अवे यह है कि स्पीड ही सर्वाइवल है। आज की तेजी से बदलती टेक इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट, अच्छा हार्डवेयर या शानदार ब्रांड वैल्यू होना ही काफी नहीं है। समय के साथ खुद को अपडेट करना और तेज फैसले लेना, ये कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए परम आवश्यकता है। एक बेहतरीन ब्रांड सिर्फ और सिर्फ स्पष्ट लीडरशिप की कमी की वजह से फैसले लेने की मेज पर ही हार गया। तो अंत में एक बहुत गहरा सवाल सामने आता है। जब किसी कंपनी में हर कोई जिम्मेदार हो लेकिन कोई जवाब देना हो, तो क्या फेलियर तय है? एक ही डिसीजन के लिए जब दोनों बराबर के हिस्सेदार हों, तो गलती होने पर उंगली किस पर उठाई जाए? सच कहूं तो ये सिर्फ एक मोबाइल ब्रांड के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो बदलते वक्त की रफ्तार के साथ कदम नहीं मिला पाता।